दोस्तों, यह कोई झूठी अफवाह या मजाक नहीं है। आखिरकार आई एम लेजेंड 2 को अपना डायरेक्टर मिल गया है। विल स्मिथ और माइकल बी जॉर्डन मुख्य भूमिकाओं में नजर आएंगे और फिल्म की शूटिंग भी बहुत जल्द शुरू होने वाली है। यह खबर कितनी बड़ी है, इसे शब्दों में बयां करना मुश्किल है। तो चलिए अगले कुछ मिनटों में हम इस बारे में तसल्ली से बात करते हैं और शुरुआत सबसे जरूरी खबर से करते हैं। न्यूज पोर्टल कोलाइडर ने एक्सक्लूसिव रिपोर्ट दी है कि इस बेहतरीन पोस्ट अपोकैलिप्टिक फिल्म के सीक्वल की कमान स्टीफन केपल जूनियर संभालेंगे। और यह बात किसी आम सोर्स या अंदरूनी सूत्र के हवाले से नहीं आई है, बल्कि खुद उस पब्लिकेशन के पत्रकार ने डायरेक्टर का इंटरव्यू लिया है, जहां उन्होंने खुद इस बात की पुष्टि की और साथ ही कुछ दिलचस्प खुलासे भी किए। अगर आपको लगता है कि आपने स्टीफन केपल जूनियर का नाम पहले भी कहीं सुना है, तो आपका अंदाजा बिल्कुल सही है। हमारी ट्रांसफॉर्मर्स वाली वीडियोस में उनका जिक्र अक्सर होता रहता है, क्योंकि उन्होंने कई बार कहा था कि वे ट्रांसफॉर्मर्स राइज ऑफ द बीस्ट्स के अगले हिस्से के लिए वापसी करने को तैयार हैं। जी हाँ, उन्होंने ही इस फिल्म का पहला भाग डायरेक्ट किया था, जिसे कई लोगों ने कुछ खास पसंद नहीं किया और जिसकी आज भी आलोचना होती रहती है। काफी हद तक उस फिल्म के न चलने की वजह से ही यह फ्रेंचाइजी आगे नहीं बढ़ पा रही थी, लेकिन इसके पीछे कुछ अंदर की बातें भी हैं। जैसे कि स्टूडियो लगातार काम में दखल दे रहा था, क्योंकि बड़े अधिकारियों को जल्द से जल्द जी आई, जो कि किरदारों के साथ एक क्रॉसओवर फिल्म शुरू करनी थी, इसलिए वे कहानी में उन्हें जबरदस्ती शामिल करने पर अड़े हुए थे। डायरेक्टर यह काम बिल्कुल भी मन से नहीं कर रहे थे और उन्होंने अपने एक इंटरव्यू में साफ कहा था कि वे इसके अगले हिस्से पर काम करने के लिए तभी लौटेंगे जब उन्हें दूसरी फ्रेंचाइजी के बिना अकेले इस कहानी को बनाने की आजादी मिले। शायद अगर उन्हें थोड़ी और आजादी दी गई होती तो आज ट्रांसफॉर्मर्स के मेकर्स को माइकल बे को वापस लाने के लिए मिन्नतें नहीं करनी पड़ती, पर जो होना था सो हो गया। इसके अलावा स्टीफन केपल जूनियर के खाते में क्रिड 2 भी है, जहां उनकी मुलाकात माइकल बी जॉर्डन से हुई थी। वैसे तो इस फिल्म को बहुत बेहतरीन नहीं कहा जा सकता, लेकिन इसमें रॉकी 4 वाली पुरानी यादें ताजा करने के साथ साथ एक शानदार स्पोर्ट्स ड्रामा भी देखने को मिलता है। इसलिए एक डायरेक्टर के तौर पर स्टीफन केपल बुरे नहीं हैं, भले ही वे पहली फिल्म के डायरेक्टर फ्रांसिस लॉरेंस जितने मशहूर न हो। वैसे शुरुआत में फ्रांसिस लॉरेंस खुद इसके दूसरे भाग के लिए वापसी करने वाले थे और काफी समय तक अंदरूनी सूत्रों ने भी इस बात की पुष्टि की थी, लेकिन अब उनकी भूमिका सिर्फ सलाह देने तक ही सीमित रहेगी। इस फैसले के पीछे की असली वजह तो बाद में पता चलेगी, लेकिन पूरी उम्मीद है कि उन्होंने कॉन्स्टेंटाइन 2 को चुना है, जिस पर अभी काम चल रहा है। आई एम लेजेंड 2 का रिलीज होना शायद अगले साल ही मुमकिन हो पाएगा, जिसका मतलब है कि पहली फिल्म को दोबारा देखने का इससे बेहतर मौका और कोई नहीं हो सकता। चाहे जो भी हो, डायरेक्टर का तय होना ही अपने आप में एक बहुत बड़ा कदम है, क्योंकि आमतौर पर ऐसा तभी होता है जब कहानी का मूल ढांचा तैयार हो जाता है, यानी मुख्य कहानी तय हो चुकी है और अब सिर्फ उसमें सुधार और बदलाव का काम चल रहा है। आपको याद दिला दें कि इस दूसरे भाग की स्क्रिप्ट भी पहली फिल्म के लेखक अकीवा गोल्ड्समैन ही लिख रहे हैं। उन्हें किसी परिचय की जरूरत नहीं है, क्योंकि उनके कलम से ही आई एम लेजेंड, अ ब्यूटीफुल माइंड और कॉन्स्टेंटाइन जैसी बेहतरीन फिल्में निकली हैं। इसलिए वे बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि दमदार किरदारों के साथ एक मजबूत कहानी कैसे बुनी जाती है। उन्होंने खुद एक इंटरव्यू में यह साफ किया कि फिल्म का नजारा वीडियो गेम द लास्ट ऑफ अस से प्रेरित होगा, और उन्होंने जोर देकर कहा कि यह गेम से प्रेरित होगा, न कि टीवी शो से। वैसे देखा जाए तो विजुअल्स के मामले में होम बॉक्स ऑफिस का यह प्रोजेक्ट अभी भी लाजवाब लगता है, भले ही इसके किरदारों के चुनाव को लेकर कुछ मुश्किलें रही हों। लेखक ने सीक्वल पर काम शुरू करने का समझौता करते ही इस गेम की दिल खोलकर तारीफ की थी। उन्होंने कहा कि उन्हें नटी डॉग द्वारा दिखाए गए उस शहर का नजारा बहुत पसंद आया, जो पूरी तरह से प्रकृति की गोद में समा चुका था, और वे भी न्यूयॉर्क को पेड़ पौधों और जंगली जानवरों से घिरा हुआ दिखाना चाहते हैं। वैसे भी शुरुआती खबरों से यह संकेत मिला था कि कहानी पहली फिल्म के खत्म होने के लगभग 20 या उससे ज्यादा सालों बाद की होगी, जबकि पहली फिल्म में सुनसान और हरा भरा न्यूयॉर्क सिर्फ 3 साल बाद का ही दिखाया गया था। 20 सालों में तो वह शहर सचमुच एक घने जंगल में बदल चुका होगा, और मेकर्स सीक्वल में यही दिखाना चाहते हैं। और हाँ, अपने किरदार में विल स्मिथ की वापसी तो तय है ही। अगर किसी को यह समझ नहीं आ रहा कि वे जिंदा कैसे हैं, तो बता दें कि स्टूडियो ने पहले ही साफ कर दिया था कि वे फिल्म के दूसरे अंत यानी अल्टरनेट एंडिंग का इस्तेमाल करेंगे। यह अंत केवल तब देखने को मिला था जब फिल्म डिजिटल रूप में रिलीज हुई थी, इसलिए बहुत से लोगों को इसके बारे में पता ही नहीं था। असल में सिनेमाघरों में दिखाई गई मुख्य फिल्म में, जो हमारे यहाँ भी रिलीज हुई थी, कहानी रॉबर्ट नेविल की बहादुरी से लड़ते हुए मौत के साथ खत्म होती है, जहां वे अपनी जान कुर्बान करके संक्रमितों को उड़ा देते हैं और वैक्सीन अन्ना और उसके बेटे को सौंपकर उन्हें सुरक्षित छिपा देते हैं। लेकिन वह अल्टरनेट एंडिंग, जिसे शुरुआत में फिल्म का इकलौता और असली अंत माना गया था, बिल्कुल अलग थी। उसमें रॉबर्ट नेविल की मौत नहीं होती। वे उस संक्रमित लड़की को आजाद कर देते हैं जिस पर वे रिसर्च कर रहे थे, उसे उसके कबीले के मुखिया को सौंपते हैं और अन्ना के साथ शहर से सुरक्षित निकल जाते हैं। यह अंत दिखाता है कि उन संक्रमित लोगों के पास भी समझदारी है और वे एक समाज की तरह रहने लगे हैं, यानी वे वैसे खूंखार राक्षस नहीं थे जैसा उन्हें समझा जा रहा था।
कहानी का यह मोड़ फिल्म को मूल उपन्यास के काफी करीब लाता था, मगर यहाँ भी हमेशा की तरह स्टूडियो के बड़े अधिकारियों ने दखल दे दिया। जब उन्होंने फिल्म के शुरुआती वर्जन को कुछ चुनिंदा दर्शकों को दिखाया तो उन्हें लगा कि यह खुशनुमा अंत बहुत ही आसान और अंदाजा लगाने लायक था। इसकी वजह से फिल्म का रोमांच कम हो रहा था और यह साफ तौर पर एक सीक्वल का इशारा दे रही थी, इसलिए अंत को दोबारा शूट करने का फैसला किया गया। लेकिन कमाल की बात यह है कि अब उसी अल्टरनेट एंडिंग को ही असली कहानी यानी कैनन माना जा रहा है। अब उन ज्यादातर दर्शकों को यह बात कैसे समझाई जाएगी जिन्हें इस अंत के बारे में कुछ पता ही नहीं था, यह अपने आप में एक बड़ा सिरदर्द होने वाला है। शायद कहानी में एक लंबा समय बीत जाने के कारण लेखक इस बात पर ज्यादा ध्यान ही न दे और किसी भी तरह की उलझन से बचने के लिए शायद सिनेमाघरों में पहली फिल्म के उस सही अंत वाले हिस्से को दोबारा रिलीज किया जाए। फिल्म की लोकप्रियता को देखते हुए फैंस इसे देखने जरूर जाएंगे और शायद इस बार अपने बच्चों को भी साथ ले जाएं, क्योंकि आखिरकार पूरे 20 साल बीत चुके हैं। इंटरनेट पर इस बात को लेकर काफी बहस चल रही है कि क्या विल स्मिथ के आने से इस प्रोजेक्ट को कोई नुकसान होगा। ऑस्कर के मंच पर हुए उस थप्पड़ कांड के बाद कई स्टूडियो उनके साथ काम करने से कतरा रहे हैं, लेकिन आई एम लेजेंड के मामले में किसी विवाद की गुंजाइश नहीं दिखती और हर कोई इस दिग्गज कलाकार को वापस एक्शन में देखना चाहता है। जैसा कि हमने पहले भी बताया, विल स्मिथ के साथ माइकल बी जॉर्डन भी होंगे, जिन्होंने इस साल फिल्म सिनर्स में अपने बेहतरीन अभिनय के लिए ऑस्कर जीतकर अपनी धाक और मजबूत कर ली है। पहले माना जा रहा था कि वे रॉबर्ट नेविल के बेटे का किरदार निभाएंगे, जो इंसानों की एक बस्ती में बड़ा होता है, और इसी वजह से कहानी में 20 साल का लीप लिया गया था। लेकिन ताजा खबरों के मुताबिक माइकल बी जॉर्डन एक अलग किरदार में होंगे। वे कनेक्टिकट में इंसानों की एक नई बस्ती के मुखिया की भूमिका निभाएंगे और यहाँ से कहानी का एक नया सिरा जुड़ता दिखाई दे रहा है, क्योंकि लेखक अकीवा गोल्ड्समैन ने बताया था कि फिल्म की प्रेरणा अभी भी रिचर्ड मैथेसन की किताब से ही ली जाएगी। भले ही लेखक ने इस पर कोई दूसरा उपन्यास नहीं लिखा, लेकिन धरती पर अब इंसानों का राज नहीं रहा, इस विचार को पूरी तरह से पर्दे पर उतारना अभी भी बाकी है और इसकी वजह वही सिनेमाघरों वाला अंत था जो किताब की आत्मा को नहीं समझा पाया था। आई एम लेजेंड सिर्फ न्यूयॉर्क में अकेले बचे एक इंसान के जिंदा रहने की कहानी नहीं है। हालांकि इसे पढ़ना बेहद रोमांचक है, लेकिन कहानी का पूरा मर्म इसके अंत में छिपा है, जो किताब के नाम को सार्थक करता है और आपकी पूरी सोच को बदल कर रख देता है। रॉबर्ट नेविल की मौत दिखाने वाले सिनेमाघर के अंत ने उस असली संदेश को खो दिया था, लेकिन अल्टरनेट एंडिंग, जिसे अब कैनन माना गया है, उसने फिल्म को किताब के करीब पहुंचाया, पर सिर्फ कुछ हद तक ही, क्योंकि संक्रमित लोग अपनी सूझबूझ के मामले में अभी भी किताब वाले किरदारों से काफी पीछे थे। उपन्यास में वे आराम से बातचीत कर सकते थे, रात में अपनी पूरी जिंदगी जीते थे और यहाँ तक कि रॉबर्ट नेविल को लुभाने की कोशिश भी करते थे, जो असल में शराब के भी शौकीन थे और कोई बहुत बड़े जीनियस वायरोलॉजिस्ट नहीं थे। अब अगर इस फिल्म से जुड़ी ताजा खबरों पर गौर करें तो इसके दूसरे भाग का रुख फिल्म स्टेकलैंड जैसा हो सकता है। 2 दशकों के समय में ये संक्रमित लोग खुद को ढाल चुके होंगे और अपना एक समाज बना लेंगे, जो भले ही थोड़ा पुराना लगे, लेकिन उसके अपने कड़े नियम और वसूल होंगे। इंसान अब बेहद कम संख्या में रह जाएंगे और सबसे बड़ा सवाल ये होगा कि क्या इस हालात में वायरस का इलाज ढूंढना सही भी है। जब धरती का एक बड़ा हिस्सा रात में जागने वाले संक्रमितों का हो चुका है, तो वे भला खुद को क्यों बदलना चाहेंगे। इस सब के बीच कहानी का मुख्य हिस्सा न्यूयॉर्क और उसके आसपास ही रहेगा। कनेक्टिकट राज्य, जिसके मुखिया का किरदार माइकल बी जॉर्डन निभाएंगे, न्यूयॉर्क से महज 2 घंटे की दूरी पर है। पहली फिल्म में जिस सुरक्षित जगह पर अन्ना अपने बेटे के साथ जा रही थी, वह वरमोंट में थी। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि यह जगह भी न्यूयॉर्क के काफी पास है और वहां पहुंचने में करीब 6 घंटे का समय लगता है। साथ ही हमें अकीवा गोल्ड्समैन का वह इंटरव्यू भी याद रखना चाहिए, जहां उन्होंने पेड़ पौधों से घिरे हुए उस हरे भरे न्यूयॉर्क को दिखाने के लिए द लास्ट ऑन ऑफ अस की जमकर तारीफ की थी। तो इस तरह यह साफ है कि कहानी किसी बिल्कुल अलग जगह पर नहीं जाएगी और इसका एक सही कारण भी मौजूद है। पहली फिल्म में रॉबर्ट नेविल ने कहा था कि वे इस शहर को छोड़कर नहीं जा सकते, क्योंकि यह महामारी का मुख्य केंद्र है और वैक्सीन का सही टेस्ट केवल यहीं हो सकता है। भले ही रॉबर्ट और अन्ना वर्मोंट पहुंच गए हों, लेकिन उन्हें वापस आना ही पड़ेगा। उनके रास्ते में ही कनेक्टिकट पड़ता है, जहां उनकी मुलाकात माइकल बी जॉर्डन के किरदार से होगी और मुमकिन है कि वे सब मिलकर आगे का सफर तय करेंगे, क्योंकि माइकल बी जॉर्डन वैसे भी फिल्मों में शायद ही कभी विलेन का रोल करते। लेकिन उन्हें उस महामारी के मुख्य केंद्र में वापस क्यों आना है, यह बात हम लेखक पर ही छोड़ देते हैं, क्योंकि इसकी वजह सबके इलाज से जुड़ी भी हो सकती है और कोई निजी कारण भी हो सकता है। जो भी हो, आई एम लेजेंड का यह दूसरा भाग किताब की मूल थीम को ही आगे बढ़ाएगा।
और क्या पता, शायद इस बार हमें सचमुच वह सही अंत देखने को मिल जाए जहां रॉबर्ट नेविल को यह एहसास हो कि वे खुद इस नई दुनिया के लिए रात का सबसे भयानक सपना बन चुके हैं। फिल्म की रिलीज डेट की बात करें तो इस बारे में अभी सिर्फ अंदाजा ही लगाया जा सकता है, लेकिन जिस तरह से मुख्य टीम और लीड एक्टर्स के नाम सामने आ चुके हैं उससे लगता है कि काम बहुत जल्द शुरू होने वाला है। भले ही अकीवा गोल्ड्समैन के पास शुरुआती ड्राफ्ट तैयार हो, फिर भी उसमें बदलाव करने और उसे अंतिम रूप देने में कम से कम 6 महीने का वक्त तो लगेगा ही। इस बीच डायरेक्टर शूटिंग के लिए लोकेशंस ढूंढने और बाकी की तैयारियों में जुट सकते हैं। इसके बाद जब स्टूडियो हरी झंडी दे देगा तब सभी कलाकारों के साथ शूटिंग का शेड्यूल तय किया जाएगा। अगर सब कुछ बहुत बढ़िया रहा तो अगले साल के अंत तक शूटिंग शुरू हो सकती है। ऐसी स्थिति में फिल्म के पोस्ट प्रोडक्शन के लिए कम से कम 1 साल का समय और लगेगा, क्योंकि यह एक बड़े बजट की पोस्ट अपोकैलिप्टिक ब्लॉकबस्टर फिल्म होने वाली है। इसके विजुअल इफेक्ट्स पर काम करने में समय तो लगेगा ही, और इसी के समानांतर फिल्म का प्रमोशन भी शुरू किया जा सकता है। इस तरह अगर सब कुछ बिल्कुल सही रहा तो आई एम लेजेंड का यह दूसरा भाग 2028 के अंत तक रिलीज हो सकता है। लेकिन ऐसी अनुकूल परिस्थितियां कम ही देखने को मिलती हैं, इसलिए हमारा अंदाजा है कि यह फिल्म लगभग 2030 के आसपास ही आ पाएगी। तब तक हमें ताज़ा अपडेट्स पर नजर रखनी होगी। अब जब काम शुरू हो रहा है तो कलाकारों और मेकर्स से ढेरों सवाल पूछे जाएंगे और मुमकिन है कि कोई न कोई इस बारे में कुछ नया खुलासा कर ही दे। आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि आपको इस सीक्वल से क्या उम्मीदें हैं। क्या आपको लगता है कि इस फिल्म का दूसरा भाग बनना भी चाहिए, और क्या यह पहली फिल्म जैसी सफलता दोहरा पाएगी? आज के लिए बस इतना ही। बहुत जल्द मिलेंगे हमारी नई वीडियो में।